सभी को नमस्कार मित्रों। बटनेर आईएएस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपना जो चर्चा का विषय है मित्रों वो है प्रमुख संवैधानिक वाद, लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं। बेसिकली 10-11 ऐसे वाद हैं जिन्होंने हमारे पूरे संविधान की रूपरेखा में ही एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। तो उन 10-11 जजमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो हम वाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो जजमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मित्रों ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1950 का वाद। हालांकि इसके साथ ही हम एक और बात का भी जिक्र करेंगे और वो वाद है मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ वाद 1978। पहले हम इन दो के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आगे देखते हैं, क्योंकि इन दोनों ही केसेस का संबंध जो है वो मित्रों हमारे संविधान के आर्टिकल 21 से है, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब देखिए दोनों से कैसे संबंध है। ए.के. गोपालन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे और 1947 में इनको जेल में डाल दिया गया, और जेल में डालने का जो मुख्य कारण था वो था निवारक निरोधक, प्रिवेंशन डिटेंशन। जैसे कि आपने पढ़ा होगा हमारे संविधान का अनुच्छेद 22, और अनुच्छेद 22 में लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है, अपना वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है, अनुच्छेद 22 का ही अपवाद है, कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोधक कानूनों के तहत, यानी कि निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को वो अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। निरोधक कानून, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। अब देखिए निरोधक कानून क्या होते हैं। निरोधक कानून का मतलब होता है कि वास्तव में किसी व्यक्ति ने कुछ जुर्म नहीं किया है, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सार्वजनिक हित के लिए, पब्लिक हित के लिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी गुंजाइश होती है कि शायद यह व्यक्ति खतरा पैदा कर सकता है। और ऐसा ही एक उदाहरण हमारे सामने है ए.के. गोपालन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे और 1947 में उनको निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया, और लगातार उनकी जो गिरफ्तारी की जो समय सीमा थी उसको लगातार बढ़ाते रहे, और 1947 से लेकर 1950 तक वे लगातार जेल में रहे। उसके बाद सरकार ने एक और एक्ट पारित किया, और उस कानून के तहत, जो कि प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट से ही मिलता जुलता था, इनकी जो गिरफ्तारी की जो आयु सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि मेरे अनुच्छेद 19 का, मेरे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है। मुझे जीवन जीने का अधिकार है और ये मुझे बिना मतलब गिरफ्तार किया गया है। मेरे जीने के अधिकार में बाधा उत्पन्न की जा रही है। मेरे अनुच्छेद 19 में जो घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, जो रहने फिरने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है, उस मौलिक अधिकार का, उस स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जा रहा है। तो इसने इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य के इस केस में, इस वाद में अपने निर्णय दिया। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बड़ा जबरदस्त निर्णय यहाँ पे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर कार्यकारी कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गलत है। कार्यकारी कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, बिना मतलब गिरफ्तार किया गया, तो गलत है। लेकिन अगर वैधानिक तरीके से बनाया गया कानून है, वैधानिक तरीके से कोई कानून बनाया गया है, उस राज्य की विधानमंडल ने या संसद ने कानून बनाया है, और उसके तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य केस में ये निर्णय दिया कि अगर कोई व्यक्ति मनमर्जी से, अपनी मर्जी से, कोई प्राधिकारी अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है।
लेकिन अगर कोई विधानमंडल, कोई संसद कानून बनाकर अगर किसी तरीके का प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट लागू करती है और उसमें अगर किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 में एक शब्द है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है, विधि द्वारा मतलब अगर वैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से कोई कानून बनाया गया है, जिस संस्था के पास ये अथॉरिटी है, ये सत्ता है, ये पावर है कि वो कानून बना सकती है। जैसे राज्य के विधानमंडल हैं, उनके पास पावर है कि वे कानून बना सकते हैं। हमारी संसद है, उसके पास कानून है कि वो कानून बना सकती है। और अगर संसद ने कानून बनाया है और बिल्कुल सही तरीके से स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि पहले लोकसभा में प्रस्ताव रखा या राज्यसभा में रखा, फिर दूसरे सदन के पास गया, फिर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए हैं, तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। और इस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या संसद को कानून बनाती है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई कार्यकारी आदेश है, कोई व्यक्ति, कोई प्राधिकारी, कोई मंत्री या कोई भी प्राधिकारी की हम बात करते हैं, अपनी मनमर्जी से अगर कुछ ऐसा कानून बनाता है, ऐसा कोई ऑर्डिनेंस जारी करता है, तो उसको कहीं ना कहीं कोर्ट में चैलेंज करने का कॉन्सेप्ट है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत जो विधि बनी है उसके तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद रिलीफ मिले या न मिले ये कह नहीं सकते। मैं सीधा कहूँ तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा बनाई गई विधि को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये कहा A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा जो केस है, जो लैंडमार्क जजमेंट हमारे सामने है, वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये जो मामला है, ये जो केस है, ये है 1978 का। देखिए, आपको आइडिया है कि 26 जून 1975 को हमारे देश में आंतरिक अशांति के नाम पर देखिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई थी। राष्ट्रीय आपात 1976 में क्या हुआ, क्योंकि आपातकाल लगा हुआ है और इसी दौरान मेनका गांधी ने अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया और इनका पासपोर्ट बन गया 1978 में। 1976 में इन्होंने आवेदन दिया पासपोर्ट, यानी कि विदेश में कहीं घूमने के लिए पासपोर्ट बनाना था। 76 में पासपोर्ट बनवाना शुरू किया, 78 में बनकर तैयार हुआ। लेकिन 1978 में ही जो नई दिल्ली पासपोर्ट अथॉरिटी है, नई दिल्ली पासपोर्ट अथॉरिटी ने इनके पास एक मैसेज भेजा, एक संदेश भेजा कि आप अपने पासपोर्ट को अथॉरिटी के पास जमा करवाएं, अथॉरिटी को सौंप दीजिए। लेकिन मेनका गांधी ने पासपोर्ट सौंपने से मना कर दिया। तो इस अथॉरिटी ने, जो न्यू दिल्ली पासपोर्ट अथॉरिटी है, इन्होंने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त करने के लिए उनके घर पर दस्तक दी। अब जैसे ही उनके घर पर दस्तक दी तो मेनका गांधी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि मेरे जीवन जीने का अधिकार है, मेरे जीने का अधिकार है, मैं अपने जीवन के कुछ पल कहीं बाहर अगर बिताना चाहती हूँ तो इसमें किसी भी संस्था को, किसी भी प्राधिकारी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 21 मुझे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। मेनका गांधी का आर्गुमेंट ये था कि मेरे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है और इसको कोर्ट में चैलेंज किया। और वो जो वाद था, वो जो केस था, वो ना मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। और इस केस में जो न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया वो A.K. गोपालन के निर्णय के बिल्कुल विपरीत था, उसको पलट दिया गया। देखिए उसमें क्या कहा गया था, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। A.K. गोपालन केस में क्या कहा गया था कि अगर कोई कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा कानून बनाया गया है और उसके तहत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वैधानिक तरीके से, अगर किसी तरीके से कहें हम, वैधानिक तरीके से या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से कोई कानून बना है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के तहत। लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा, देखिए बड़ा जोरदार निर्णय दिया गया यहाँ पर। वाई चंद्रचूड़ समय मुख्य न्यायाधीश थे। क्या कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है विधि की उचित प्रक्रिया। पहले दोनों को अर्थ समझो क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है कि विधि किस तरीके से बननी चाहिए। हर एक देश का अपना सिद्धांत होता है, हर एक देश का अपना संविधान होता है, उसके कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते हैं जिसके तहत उस देश में कानून का निर्माण होता है। जैसे हमारे भारत की बात करें और केंद्रीय स्तर पर अगर कानून का निर्माण होना है तो संसद के दोनों सदन किसी प्रस्ताव को पारित करते हैं अपने अलग अलग बहुमत से, जो भी बहुमत फिक्स किया गया है, चाहे वो सामान्य बहुमत है, चाहे वो 2/3 बहुमत है, या फिर वो 2/3 बहुमत है और आधे राज्यों की सहमति है, और उसके बाद राष्ट्रपति जी के साइन होते हैं और उसके बाद वो कानून बन जाता है। और ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऐसे विधानमंडल में किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद दोनों ने, अगर एक है सिंपल, अगर केवल विधानसभा है तो केवल विधानसभा ने प्रस्ताव को पारित किया, राज्यपाल जी ने हस्ताक्षर किए और वो कानून बन गया। ये हो गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसमें ये नहीं देखा जाता कि ये जो कानून बना है ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है या नेचुरल जस्टिस के पक्ष में है या ये मानवाधिकारों के खिलाफ है, या ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। दूसरा होता है विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया में क्या होता है कि पहले ये देखा जाता है कि हम जिस मुद्दे पे कानून बनाने जा रहे हैं, जिस विषय पे कानून बनाने जा रहे हैं, क्या वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ तो नहीं है, क्या वो मानवीय स्वतंत्रता के खिलाफ तो नहीं है। अगर वो मानवीय स्वतंत्रता के, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है तो वो कानून नहीं बनेगा। इसका मतलब कि जो कानून बन गया है ये मान के चलते हैं कि विधि की उचित प्रक्रिया है वहां पर। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया कि केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही काफ़ी नहीं है, विधि की उचित प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट भी हमें लाना होगा। यानी सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि संसद के दोनों सदनों ने प्रस्ताव को पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने साइन कर दी, कानून बन गया। हमें ये भी देखना है कि क्या वास्तव में ये कानून बनने लायक है कि नहीं है। और इसमें यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 में जो प्राण और देह की स्वतंत्रता है, व्यक्ति को जीने का अधिकार है, सिर्फ जीने का ही अधिकार नहीं है बल्कि गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है। इसमें यह भी कहा गया कि कार्यकारी प्रक्रिया हो चाहे वैधानिक प्रक्रिया हो, किसी भी तरीके से अगर कोई कानून बनाया गया है, कोई अधिनियम बनाया गया है और वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है, और चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, उसको रद्द भी किया जा सकता है। तो इस केस में, मेनका गांधी केस में क्या कहा कि चाहे तो कार्यकारी प्रक्रिया से कोई कानून बनाया गया है, चाहे वैधानिक प्रक्रिया से कोई कानून बनाया गया है, अगर दोनों ही प्रकार के कानून किसी भी तरीके से व्यक्तियों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उनकी स्वतंत्रता का हनन करता है, तो उसको रद्द किया जा सकता है। यानी हम केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के कॉन्सेप्ट पर ही नहीं चलेंगे, हम विधि की उचित प्रक्रिया का भी यहाँ पर ख्याल रखेंगे। हालांकि हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ही उल्लेख है, लेकिन इस केस में ये कह दिया कि विधि की उचित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्निहित है, इससे अलग नहीं है। यानी जब हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करेंगे तो उचित प्रक्रिया का भी वहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा। तो ये जो केस हैं, AK गोपालन केस और मेनका गांधी केस, इन दोनों का संबंध आर्टिकल 21 से है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दो केस है, एक तो इंदिरा साहनी केस है और एक M नागराज केस है, और इन दोनों का ही संबंध किससे है मित्रों? आरक्षण से। और किस प्रकार के आरक्षण की यहाँ पे हम उल्लेख करेंगे? मोस्टली अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 4 में जो उल्लेख किया गया है, यानी कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का जो उल्लेख है उसके बारे में बात करेंगे। हम दोनों ही केस को पढ़ेंगे, इंदिरा साहनी को भी, M नागराज को भी। और अगर हम देखें मोटे तौर पर तो दोनों ही केस आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो हम दोनों को ज्वाइंट ही पढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा साहनी केस में क्या मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, और M नागराज के संदर्भ में क्या मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। हम दोनों को अलग अलग भी पढ़ेंगे, बाद में दोनों को मिक्स करके भी देखेंगे कि दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं मूल संविधान की, हमारे मूल संविधान में कहीं पर भी पदोन्नति में आरक्षण का उल्लेख नहीं था। पदोन्नति में आरक्षण यानी कि जब प्रमोशन हो रहा है तो उस समय रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, इस संदर्भ में हमारे संविधान में कुछ भी उल्लेख नहीं था। लेकिन वर्तमान में पदोन्नति में आरक्षण एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा बना हुआ है। तो ये कैसे बना, इसके पीछे का क्या इतिहास है, हम देखते हैं। 1962 में A रंगाचारी का मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने,
और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहल करते हुए ये निर्णय दिया कि जब 16(4) में आरक्षण का उल्लेख है कि जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, जो शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो जनजातियां हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनको जब आरक्षण दिया गया है तो फिर उनको पदोन्नति में आरक्षण क्यों नहीं? आरक्षण तो आरक्षण होता है, चाहे वो इनिशियल स्टेज में हो या फिर वो प्रमोशन में हो। तो ए रंगाचारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहल करते हुए इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया कि पदोन्नति में भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण तो आरक्षण है। जब हमने इनिशियल स्टेज में आरक्षण दिया है तो प्रमोशन में भी हमें आरक्षण देना चाहिए या देना होगा, ऐसा उल्लेख किया। और यहीं से पदोन्नति में आरक्षण का विवाद शुरू होता है। और ये दो जो मामले हैं, इंदिरा साहनी और एम नागराज, ये हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं आरक्षण की, तो यहाँ पे 2-3 बातें हमें क्लियर कर लेनी चाहिए। देखिए, SC ST को जो आरक्षण है वो 1951 से प्राप्त है, या हम कहें कि मौलिक रूप से उनको आरक्षण प्राप्त था। OBC को जो आरक्षण दिया गया है मित्रों, वो दिया गया 1990 में। आपको आइडिया है कि 1978 में मोरारजी देसाई सरकार उस समय थी, उन्होंने OBC या यूँ कहे कि पिछड़े वर्गों का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया या आयोग का गठन करवाया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग बना, BP मंडल, और BP मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट रखी। 1980 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी, लेकिन जब तक BP मंडल की रिपोर्ट आए तब तक मोरारजी देसाई सरकार गिर चुकी थी और दोबारा से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, और कांग्रेस सरकार ने BP मंडल की रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1990 में दोबारा से गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और विश्व प्रताप सिंह की सरकार ने, जनता सरकार ने क्या किया, इस समय OBC को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दे दिया। ये हालांकि मैंने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन चूंकि हमें इन दोनों वादों को समझना है तो हमें हल्का सा परिचय इनका भी लेना पड़ेगा। OBC को 27% आरक्षण दे दिया गया सरकारी नौकरियों में। इसके साथ ही इसके बाद सरकार बनी PV नरसिम्हा राव सरकार ने OBC के 27% आरक्षण के साथ साथ आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देना सुनिश्चित किया या दे दिया। यानी कि वर्तमान में भी सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, EWS जिसको हम कहते हैं, वर्तमान में उनको 10% आरक्षण दे दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी अगर बात करें 1991 में ये आरक्षण ऑलरेडी दिया जा चुका था। इस सारे मामले को, यानी कि OBC को आरक्षण 27% और सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण वाला जो मामला था, इंदिरा साहनी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि ये जो आरक्षण दिए जा रहे हैं, OBC को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया जा रहा है, ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको खत्म किया जाए। इंदिरा साहनी ने जब OBC के आरक्षण को और सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो ये केस बना इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ, और ये मामला बना मित्र 1992। और जैसे ही इंदिरा साहनी ने इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी जिसमें 5-6 बातें मुख्य कही गई जो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OBC का जो आरक्षण है वो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बताया कि आरक्षण का आधार क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का आधार क्या है, पिछड़ापन, और पिछड़ापन भी कैसा, सामाजिक और शैक्षणिक। और पिछड़ी जनजातियों का जब अध्ययन किया गया तो ये लोग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, और चूंकि पिछड़े हुए हैं इसलिए इनको आरक्षण देना किसी भी तरीके से असंवैधानिक नहीं है, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। परंतु जो सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है वो असंवैधानिक है, क्योंकि सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया था आर्थिक आधार पर, और संविधान में कहीं पर भी आर्थिक पिछड़ापन शब्द का उल्लेख नहीं है। तो आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर आप किसी भी वर्ग को आरक्षण नहीं दे सकते। तीसरा, यहां पे कहा गया कि जो आरक्षण की सीमा है वो अधिकतम 50% होगी, इससे अधिक नहीं होगी। हालांकि इसमें यह भी कहा गया था कि अगर कुछ विशेष परिस्थितियां हैं तो इस सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है, 50 से बढ़ाया जा सकता है, 60 या 70 भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए। कुछ सामान्य परिस्थितियां अगर है तो उसमें 50% से अधिक आरक्षण देना ही होगा।
चौथा इसमें कहा गया कि पदोन्नति में किसी भी तरीके का आरक्षण नहीं होगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं देना है। और पांचवा यहां पे कहा गया कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर को आरक्षण की दायरे से बाहर किया जाए। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर हम आरक्षण जैसे बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं और हम इंदिरा साहनी और एम नागराज केस की चर्चा नहीं कर रहे हैं तो हम वास्तव में चर्चा कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जब आरक्षण की बात आती है और इंदिरा साहनी अपने आप में बहुत लैंडमार्क जजमेंट है तो इसको हमें पढ़ना ही है। और इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखिए दोहरा देता हूँ, इंदिरा साहनी इसको मंडलवाद केस भी कहते हैं, मंडलवाद। क्यों? क्योंकि इसका कहीं ना कहीं संबंध मंडलवाद से है। मंडल आयोग की रिकमेंडेशन पर हमने बात कर ली है कि 27% आरक्षण दे दिया गया ओबीसी को, लेकिन उसके साथ ही पीवी नरसिम्हा सरकार ने 10% आरक्षण दे दिया सामान्य वर्ग को। और इन दोनों आरक्षणों को इंदिरा साहनी ने चैलेंज किया और उस चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था कि ओबीसी का आरक्षण संवैधानिक है, परंतु सामान्य वर्ग का आरक्षण संवैधानिक नहीं है, ये गलत है, इसको समाप्त करना चाहिए। आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होगी? 50%। पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, इनिशियल स्टेज में ही आरक्षण होगा, उसके बाद आरक्षण नहीं मिलेगा। और दूसरा, क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए। अब देखिए क्रीमी लेयर क्या है। एक होता है पिछड़ा वर्ग, एक होता है पिछड़े वर्ग में ऐसा वर्ग जो पिछड़े वर्ग से अधिक साधन संपन्न है, यानी कि वो उसको आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। तो क्रीमी लेयर जो है उसको आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए। हालांकि क्रीमी लेयर जैसा कॉन्सेप्ट उस समय केवल ओबीसी में ही था, SC ST में या अन्य किसी वर्ग में क्रीमी लेयर शब्द का उल्लेख नहीं था। हालांकि वर्तमान में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे हमारे सामने मुद्दे आए हैं कि SC ST में भी क्रीमी लेयर शब्द का यूज होने लग गया है। हम बात करेंगे कहाँ हुआ है, लेकिन इस समय क्रीमी लेयर शब्द का मतलब था केवल ओबीसी जो है वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसमें कुछ समुदाय ऐसे हैं जो साधन संपन्न हैं, उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो उस क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए। ये था इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। अब इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप सरकार ने क्या किया हम वो देखते हैं। अब देखिए इंदिरा साहनी जो केस है, इंदिरा साहनी में इसको IS लिखते हैं शॉर्ट में, इसमें क्या कहा गया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। पदोन्नति में आरक्षण देना अपने आप में गलत है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। आरक्षण देना ही गलत है। आरक्षण देना है तो सिर्फ इनिशियल स्टेज में दीजिए, प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन देने की आवश्यकता नहीं है। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को बदलने के लिए 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 किया और इसके तहत संविधान के भाग आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 में जोड़ दिया ए। और क्या लिख दिया, देखिए क्या लिख दिया कि ऐसे वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उनको प्रमोशन में पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 16(4)A जोड़कर इंदिरा साहनी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बात कही थी कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं देना है, पदोन्नति में आरक्षण देना गलत है, इसको बिल्कुल पलट कर रख दिया। यानी कि अब पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, ये लिख दिया गया, क्योंकि ऐसा संविधान में उल्लेख हो गया। अनुच्छेद 16(4)A में लिख दिया कि अगर सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है किसी वर्ग का तो उनको पदोन्नति में आरक्षण देना है, लेकिन कब? अगर उनका सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, यानी कि जितनी उनकी जनसंख्या है और उसी अनुपात में सरकारी नौकरियों में उनका हिस्सा नहीं है। अब मान लेते हैं कि जैसे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जनसंख्या तो मान लेते हैं कि 50% है, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन सरकारी नौकरी में उनके लिए सीटें कितनी हैं? 20%। तो इसका मतलब क्या है कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना होगा, ये उल्लेख किया गया। कब? 77वां संविधान संशोधन 1995 करके। अब दूसरा देखिए, एक फैक्ट था इंदिरा साहनी केस में, एक फैक्ट था कि जो पदोन्नति की जो आरक्षण की सीमा होगी, जो आरक्षण की सीमा है वो अधिकतम कितनी होगी? 50%, यानी इससे अधिक नहीं होगी। अब इस निर्णय को बदलने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को बदलने के लिए संविधान में एक और संशोधन किया गया, वो था 81th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000। और इसके द्वारा संविधान में एक और आर्टिकल जोड़ा गया 16(4)B। और 16(4)B में क्या लिखा गया? बैकलॉग। बैकलॉग क्या होता है पहले देखते हैं। क्या होता है कि मान लेते हैं
कि अभी सरकार ने कोई वैकेंसी निकाली और उसमें मान लेते हैं कि एससी और एसटी के लिए कुल सीटें कितनी थी, मान लेते हैं कि 500 सीटें उनके लिए रिजर्व थी, लेकिन एससी एसटी की सीटें 300 भरी गई लेकिन 200 खाली रह गई। तो अगली जब वैकेंसी आएगी तो इन 200 सीटों को जो बची हुई है इसको उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो जाए। तो इस हिसाब से देखें तो न्यायपालिका ने कहा है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस निर्णय को कमजोर करने के लिए 81वां संविधान में संशोधन किया गया और कहा गया कि बैकलॉग के संदर्भ में अगर पिछली सीटें जोड़ी जाएगी और उस संदर्भ में अगर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक होती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। यानी सरकार ऐसा कर सकती है। पिछड़े वर्गों को, एससी एसटी को न्याय दिलाने के लिए एक तरीके का न्याय है, तो बैकलॉग का प्रावधान किया जा सकता है। और बैकलॉग के प्रावधान करने के कारण अगर आरक्षण की सीमा 50% को क्रॉस कर जाती है तो किसी भी तरीके से असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि इसमें एक आर्टिकल है 16(4)B जो कहता है कि बैकलॉग का प्रावधान करने के बाद अगर 50% की सीमा क्रॉस होती है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब एक और बात हमारे सामने आ गई। अब दो चीज़ें हो गई, एक तो है कि मेरिट के आधार पर प्रमोशन होना, एक तो है कि मेरिट के आधार पर पदोन्नति हुई है। देखिए, मेरिट के आधार पर पदोन्नति हुई है और दूसरा है कि आरक्षण के कारण पदोन्नति हुई है। तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ कौन होगा? भी मान लेते एक व्यक्ति है जिसके नंबर अधिक हैं और उस कारण से उसका प्रमोशन हुआ है और वो ऊपर गया, और दूसरा है कि उसके नंबर अधिक नहीं है हालांकि, लेकिन उसको आरक्षण मिल गया, उसको पदोन्नति में आरक्षण मिल गया और वो भी ऊपर चला गया। लेकिन अब दोनों में सीनियर कौन होगा, ये विवाद हुआ कि यहाँ पे वरिष्ठता का आधार क्या माना जाएगा, कि या जो पहले वरिष्ठ था क्या उसी को वरिष्ठ माने जाएंगे, उसी को वरिष्ठ रखेंगे या फिर किसको रखेंगे। तो विराट सिंह चौहान का एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रिजर्वेशन के कारण प्रमोशन होता है तो उनको सीनियरिटी नहीं दी जाएगी, उनको वरिष्ठता नहीं दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को बदलने के लिए हमारी संसद ने 85वां संविधान संशोधन अधिनियम किया और उसमें शब्द जोड़ दिया वरिष्ठता, यानी कि एससी एसटी का अगर रिजर्वेशन के कारण प्रमोशन होता है तो भी उनको वरिष्ठता दी जा सकती है। और ये वरिष्ठता शब्द लिखा गया, ये लिखा गया 16(4)A में जोड़ा गया, यानी कि 85वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16(4) में दोबारा से संशोधन करके 16(4)A में एक और शब्द जोड़ा गया वरिष्ठता, यानी कि प्रमोशन अगर रिजर्वेशन के कारण होता है तो भी वरिष्ठता दी जा सकती है। मित्रों, आई होप ये समझ गए होंगे। हमने 3 संविधान संशोधन पढ़े हैं, 77वां, 81वां और 85वां। 77वां संविधान संशोधन क्या था कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है अगर किसी भी समुदाय का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। तो ये क्या था कि आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक बढ़ाया जा सकता है अगर हम बैकलॉग वाला प्रावधान करते हैं। तो 85 में क्या कहा गया था कि एससी एसटी को भी वरिष्ठता दी जा सकती है अगर उनका रिजर्वेशन के कारण प्रमोशन होता है। तो यानी कि ये तीनों के तीनों संविधान संशोधन कहीं ना कहीं न्यायपालिका की शक्ति को कमजोर करने के लिए किए गए थे। और या यूँ कहें कि इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिए थे उनको पलटने के लिए हमारी संसद ने ये 3 संविधान संशोधन किए। एम नागराज ने इन तीनों संविधान संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। एम नागराज ने 2006 में 77वां, 81वां और 85वां संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि ये अपने तरीके से देखें तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है। और एम नागराज वर्सेज भारत संघ 2006 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 77वां, 81वां, 85वां संविधान संशोधन बिल्कुल संवैधानिक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि देखिए मित्रों, ये संविधान संशोधन न्यायपालिका के निर्णय को बदलने के लिए ही किए गए थे, लेकिन फिर भी न्यायपालिका क्या कह रही है कि 77वां, 81वां, 85वां संविधान संशोधन बिल्कुल संवैधानिक है। और ये भी बताया कि आरक्षण का आधार अब क्या होगा, यानी आरक्षण किस आधार पर मिलेगा। और क्या बताया आरक्षण का आधार? नंबर 1 पिछड़ापन, और पिछड़ापन भी कैसा? 2 प्रकार का, एक तो शैक्षणिक पिछड़ापन और दूसरा है मित्रों सामाजिक पिछड़ापन। यानी आरक्षण किस आधार पर मिलेगा? पिछड़ापन।
अब देखिए यहाँ पे आर्थिक पिछड़ापन शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन ये बाद में जोड़ दिया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में आर्थिक पिछड़ापन शब्द का उल्लेख है, लेकिन उस समय नहीं था। दूसरा कहा, एक तो पिछड़ापन हो गया आधार आरक्षण का, दूसरा है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, अगर किसी वर्ग का सरकारी नौकरियों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको आरक्षण दिया जा सकता है। और तीसरा यहां पे है प्रशासनिक दक्षता, यानी कि 3 आधार हो गए आरक्षण के। इसके बाद एक और चीज है, देखिए 170वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक्ट नहीं है, 2012 में लाया गया राज्यसभा में। इसको लाने का कारण क्या था? इन्होंने कहा कि बार बार हम आरक्षण के मुद्दे पे बड़े कंफ्यूज होते हैं, किसको आरक्षण देना है, किसको आरक्षण नहीं देना, पदोन्नति में आरक्षण देना है कि नहीं देना, और बार बार एक शब्द है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। सारे विवाद की जड़ ये है कि कितना आरक्षण देना है, किसको आरक्षण देना है। 170वां संविधान संशोधन विधेयक 2012 में लिखा गया है कि इस अपर्याप्त शब्द को ही संविधान से निकाल दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द निकल गया तब हम तय करेंगे कि किसको कितना आरक्षण देना है। तो 170वां संविधान संशोधन बिल हालांकि पारित नहीं हुआ है, राज्यसभा में पड़ा है, अभी तक भी सेफ पड़ा है, लेकिन पारित नहीं हुआ है, इस पर चर्चा भी नहीं हुई है। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि पारित हो जाए और ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द संविधान से निकल जाए, लेकिन अभी की अगर देखें तो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में है, इस आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। तो मित्रों ये 4 केस थे, एक है गोपालन, मेनका गांधी, इंदिरा साहनी और एम नागराज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा डीप में जाकर नहीं समझाया, बिल्कुल हल्का सा ही परिचय दिया है कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बेसिकली इनका संबंध किस चीज़ से है। और जैसे आज एक गोपालन मद्रास राज्य, तो किससे संबंध है? आर्टिकल 21 से। मेनका गांधी का संबंध किससे है? आर्टिकल 21 से। और इंदिरा साहनी और एम नागराज का संबंध किससे है? आरक्षण से। और आरक्षण मतलब 16(4) से, 16(4)A 16(4)B उसकी हमने बात कर ली, ताकि ऐसा प्रश्न आए तो कम से कम आप इतना प्रत्यास्मरण कर सकें कि इसका उत्तर क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।